अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है फारिया और मेरा नाम है सबरीना। तो आज की वीडियो एक रिएक्शन वीडियो होने जा रही है और इस वीडियो का टाइटल है Men are dying। तो ये Men are dying। Men are dying। Men are dying क्रेजी टॉपिक। ठीक है, ये जो लड़के हैं वो मर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग इसका रिएक्शन भी देंगे इस वीडियो का साथ साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। 1 2 3 गो। इंसानी प्रजाति कोई बहुत ही बड़ा खतरा है। मर्द बहुत ही जल्दी विलुप्त होने वाले लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार, और इसका बुरा असर फीमेल्स में भी होने वाला है। हाल ही में आपने ऐसी कई खबरें सुनी होगी जो कई सारी न्यूज मीडिया में वायरल भी हुई कि साइंटिस्ट ने कुछ ऐसी गंभीर बीमारी ढूंढ निकाली है जो अंदर ही अंदर से, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट डीएनए लेवल में, मर्दों की प्रजाति को खा रही है, जिस वजह से हम जल्द ही विलुप्त हो जाएंगे। मर्दों की प्रजाति। और अगर हम मर्द ही नहीं रहे तो लड़कियां क्या करेगी? सो साइंटिस्ट आखिर क्यों कह रहे हैं ऐसा? वेल, आप सभी ने स्कूल लेवल में ये पढ़ा होगा कि फीमेल्स जो होते हैं वो बायोलॉजिकली XX क्रोमोसोम के साथ पैदा होते हैं और मेल्स एक X और एक Y यानी कि XY क्रोमोसोम के साथ पैदा होते हैं। अब हो क्या रहा है ना, यूएसए की कैंसस स्टेट यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट स्टडी में ये ऑब्जर्व किया गया कि Y क्रोमोसोम, जो कि सिर्फ मेल्स में ही पाया जाता है, उसका जेनेटिक डेटा यानी जो इंफॉर्मेशन उस क्रोमोसोम में स्टोर्ड है वो हर पासिंग जनरेशन के साथ कम होते जा रही है, which is alerting। क्योंकि अब तक हम मर्दों के इसी Y क्रोमोसोम ने अपना 97% डीएनए कोड ऑलरेडी खो दिया है और अब बस 3% ही बाकी रह गया है। मतलब बात साफ है, अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो आगे मर्द बचेंगे ही नहीं और पूरी इंसानी प्रजाति कोलैप्स हो सकती है। बट जरा एक सेकेंड, ये सिर्फ मर्दों के साथ ही क्यों हो रहा है? Why not females? क्या उनके जीन्स में ऐसा कोई घातक बदलाव नहीं आ रहा क्या? Well, paradoxically, उनका डीएनए तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन और स्ट्रॉन्ग, फिट और हेल्दी होते जा रहे हैं। उसी रिसर्च में यह भी पाया गया कि X क्रोमोसोम, जो कि फीमेल्स में एक्सक्लूसिवली पाया जाता है, ने हार्डली अपने कोई जीन्स या डीएनए इंफॉर्मेशन को खोया है। इनफैक्ट टाइम के साथ X क्रोमोसोम कुछ बेहतर फीचर्स डेवलप कर चुका है। यानी कि आसान भाषा में फीमेल्स के X क्रोमोसोम का ऑलरेडी सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है और होते रहता है। आई मीन, जरा अपने आसपास ही देख लो। ये एक वेल नोन फैक्ट है कि औरतें हम मर्दों से ज्यादा लंबी जिंदगी जीती है, लेकिन इसी लंबे जीवन का राज फीमेल्स के X क्रोमोसोम में ही छुपा है, जो कि इतना अपडेटेड है कि वो उन्हें तरह तरह की बीमारियां और एजिंग रिलेटेड डिसऑर्डर से प्रोटेक्ट करता है। एक सिंपल सा एडवांटेज आपको बताता हूं जो कि फीमेल्स के पास है अपने इस हेल्दी क्रोमोसोम की वजह से। फीमेल्स का कलर परसेप्शन यानी कि रंगों को परखने की एबिलिटी मेल से बेहतर होती है। ये इसीलिए क्योंकि क्रोमोसोम X में रेड और ग्रीन कलर रिसेप्टर्स के जीन्स होते हैं, जिसकी वजह से फीमेल। ये बात तो ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी दैट आई एम अ लिटिल कलर ब्लाइंड। लेकिन कलर ब्लाइंड होने के बावजूद मुझे कुछ कुछ रंग फिर भी दिखते हैं। लाइक मैं आपको बताती रहती हूँ कि यार मुझे कभी दिखता है कभी नहीं दिखता, कभी कभी थोड़ा सा समझ आ जाती है कि शायद ये रंग है। लेकिन मैंने रिसर्च की थी कि जो मेल्स होते हैं उनको जब कलर ब्लाइंड होता है तो उनको बिल्कुल ग्रे, मतलब सब कुछ ही ब्लैक वाइट ग्रे इस तरह दिखता है, उनको रंग नहीं दिखते। लेकिन इवन दो मैं कलर ब्लाइंड हूँ, मुझे फिर भी बीच में कोई ना कोई रंग दिख जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे कर रही हूँ तो मुझे बीच में भी कोई ना कोई रंग दिख जाता है। ठीक है, लेकिन मैंने नोटिस किया कि जो ज़्यादा डार्क कलर होते हैं ना वो मुझे सारे सेम लग रहे होते हैं, लेकिन लाइट कलर्स में मुझे थोड़ा सा ना डिफरेंस पता चल जाता है। ये वाकई सच बात है कि बाजी जो है कलर ब्लाइंड है, लेकिन फिर भी उसे जो कलर्स वगैरह होते हैं ना उसकी शनाख्त हो जाती है कि थोड़ी थोड़ी होती है। हाँ, पूरी तरह से नहीं होती, मुश्किल से होती है। हाँ, कि यकीनन कि ये कलर होगा वो कलर होगा। लेकिन जहाँ तक बात की जाए मेंस की, तो वहाँ पे उनको कोई अगर वो कलर ब्लाइंड हो ना तो उन्हें कंप्लीटली होंगे कलर ब्लाइंड। हाँ, तो उनको जो है ना ग्रेश ग्रेश सा दिखता है, ब्लैक वाइट ग्रे, मतलब इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, इसी तरह उनको दिखता है। लेकिन आप ये इन्होंने जो बात की है ये मतलब बिल्कुल सच की है, सही क्लियर रियल बात की है, बिल्कुल सही। इसका कलर परसेप्शन जनरली मेल से बेहतर होता है। ऐसे बहुत से हेल्दी फीचर्स आज फीमेल्स के पास है जो कि मेल्स के पास नहीं है। अच्छा, अब एक और एक बॉम्ब जो साइंटिस्टों ने फोड़ा है वो ये है कि बचपन में जो हमने जेंडर या सेक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा था ना, XY क्रोमोसोम का सिस्टम, टर्न्स आउट ये सिर्फ हम ह्यूमंस के लिए स्पेसिफिकली नहीं बनाया गया, ये सारे मैमल स्पीशीज के लिए भी एप्लीकेबल है। यानी कि आप मेरे मेल व्यूअर्स, मैं, मेरा बिल्ला, आपका कुत्ता, वो जिस चूहे के पीछे भागता है वो चूहा,
ये सारे मैमल्स में XY क्रोमोसोम ही प्रेजेंट है और सभी का Y क्रोमोसोम जो कि मेल वाला क्रोमोसोम और उसमें स्टोर्ड DNA इंफॉर्मेशन खतरे में है। यानी सारे मेमेलियन प्रजातियों के मर्दों का अस्तित्व खतरे में है। अब प्रकृति, हमारी मदर नेचर को मेल से ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि सिर्फ मेल्स को ही टारगेट किया जा रहा है। एक तरफ फीमेल्स का सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मेल्स का सॉफ्टवेयर करप्ट हो रहा है। और किसी भी प्रजाति को आगे बढ़ने के लिए तो दोनों ही सेक्सेस का सही सलामत रहना जरूरी है। तो क्या पृथ्वी में लाइफ का अंत इसी वजह से होने वाला है? क्या लाइफ अपने जन्म से ही फंडामेंटली एक घातक बीमारी लेकर जन्मी थी? क्या वो बीमारी मौत है? वेल, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम सिर्फ न्यूज मीडिया के हेडलाइंस में नहीं जाएंगे बल्कि हम इस मामले के एकदम डीएनए तक जाएंगे और वो भी एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ताकि इस कॉम्प्लिकेटेड दुनिया के सारे राजों से पर्दाफाश हो सके और साथ में हमें बहुत कुछ नई बातें हम। अच्छा, तो इनकी वीडियोस करीब करना, इनकी वीडियोस ऐसी होती हैं कि ये हर चीज़ को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। कोई भी मसला होता है ना, उसका वो सिर्फ सोल्यूशन नहीं बताते ये करें या वो करें, इसका सोल्यूशन ये है, लेकिन वो पीछे की कोर चीज़ें बताते हैं कि असल में हो क्या रहा है बीच में। तो अब ये बिल्कुल डिटेल में बताएंगे आई थिंक कि असल में क्या हो क्या रहा है असल में, कि मेन की प्रजाति या मेन की जो प्रजाति है वो खतरे में है। वाई मेन आर बिकमिंग लेस, राइट? Why men are dying। तो इसका पूरा वो जो नतीजा है, खुलासा, आप उसे तशरीह बोल सकते हैं, वो सारा वो समझा रही हैं। ठीक है, तो साइंस इन डिटेल समझाएंगे। साइंस इन डिटेल अंडरस्टैंड आपको, आई होप आप समझ पाओगी। यस, ठीक है, क्योंकि आप छोटी हो ना। ठीक है, हमारे ही बारे में सीखने को भी मिले। हम इंसानों का भविष्य आखिर क्या होने वाला है? लेट्स बिगिन। इनकी वीडियो में बहुत ज्यादा सस्पेंस होता है, मजा बहुत आता है देखने में। सस्पेंस। बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग दैट, मैं आप सभी को एक बड़ा थैंक्स कहना चाहता हूं जो भी मुझसे मिलने उडू कम्युनिटी डेज अटेंड करने आया। मैंने पर्सनली ये इवेंट काफी एंजॉय किया क्योंकि मुझे इसमें काफी लाइक माइंडेड एंटरप्रेन्योर्स और आप लोग मेरे सब्सक्राइबर्स से इंटरैक्ट करने का मौका मिला। मेरे सेशन में और इवन सेशन के बाद आप में से कई लोगों ने मुझसे बिजनेस, साइंस, टेक्नोलॉजी पर क्वेश्चंस पूछे एंड आई होप मैं आपके डाउट्स अच्छे से सॉल्व भी कर पाया। बट कमिंग टू उडू, आई जेन्युइनली थिंक ये काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसे आप यूज करके अपने बिजनेस को स्क्रैच से खड़ा कर सकते हो। मतलब मान लो आपको सेल्स के लिए एक ई-कॉमर्स वेबसाइट ओपन करना है, तो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में एड्स, अ काइंड ऑफ एड कर सकते हो। अवॉइड इससे आप एड्स। अपने क्लाइंट या डेंजरस फॉर हेल्थ। मोस्ट सारे वर्टिकल्स जो कि खतरे में है। सो हम इंसान, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा पीछे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अब नाउ लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। सो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक लेवल से कि ये क्रोमोसोम्स ही आखिर क्या होते हैं जो कि खतरे में है। सो हम इंसान सैकड़ों सेल्स यानी कि कोशिकाओं के बने होते हैं। आओ इनमें से किसी भी एक सेल के अंदर जरा जूम करके देखते हैं हमें क्या मिलता है। ये है सेल न्यूक्लियस और इसके आसपास है बाकी के सेल ऑर्गेनल्स यानी कि पार्ट्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स एटसेट्रा। अब इस न्यूक्लियस जो कि सेल का मेन गढ़ होता है, उसके अंदर अगर जूम करेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रोमोसोम्स पेयर्स यानी कि जोड़ियों में मौजूद है। क्रोमोसोम्स बने होते हैं डीएनए की लंबी चेन से, जो कि हिस्टोन प्रोटीन्स नाम के एक स्पेशल बॉन्डिंग प्रोटीन के ऊपर कॉइल होकर एक टाइट और कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। बेसिकली क्रोमोसोम्स एक स्ट्रक्चर है जो कि डीएनए के चेन्स को बांध के रखता है और इसे प्रोटेक्ट करता है किसी भी तरह के एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से। अच्छा, एक सेकंड, मैं सेट होके बैठ जाऊं जरा, मेरी टांगे मुड़ रही हैं। It's okay. Ads are very dangerous. ज्यादातर लोग ना डीएनए, जीन्स और क्रोमोसोम्स इन तीन टर्म्स को लेकर काफी कंफ्यूज होते हैं या उन्हें आपस में अदला बदली करके यूज कर लेते हैं, पर इनमें डिफरेंसेस है जो अभी जान लेते हैं। सो इसे ऐसे समझो, डीएनए ना सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है। इसे आप ईंट यानी कि ब्रिक जैसा समझ सकते हो जो घर बनाने के लिए बिल्कुल जरूरी है। अब इन डीएनए की लंबी चेन्स को अगर मैं स्पेसिफिक जगहों पर कट कर दूं तो इन स्पेशल टुकड़ों को जीन्स कहते हैं। ये जीन्स उन ईंट से बने स्पेशल दीवारों के जैसे होते हैं कि ईंटों को साथ में ले लिया और बेडरूम की एक दीवार बन गई या फिर बाथरूम की एक दीवार बन गई या किचन की दीवार। डीएनए की दीवारें या गुच्छे जीन्स कहलाए जाते हैं। इन्हीं जीन्स में हमारे फिजिकल फीचर्स की इंफॉर्मेशन
कोडेड होती है। अब इन सबको आपस में जोड़ के और संभाल के रखने वाला स्ट्रक्चर क्रोमोसोम होता है। ये वही घर है जिसमें वो सारी दीवारें समाई हुई है, डीएनए और जीन्स दोनों समाये हुए हैं। अच्छा, ये क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर्स यानी कि जोड़ियों में ही पाए जाते हैं। हमारे हर एक सेल में क्रोमोसोम्स के 23 डिफरेंट पेयर्स पाए जाते हैं। मगर आपके दिमाग में भी सवाल आ रहा होगा कि हमेशा जोड़ियों में ही क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के क्रोमोसोम नंबर 1 का केस ले लेते हैं, जो कि साइज में सबसे बड़ा है और उसमें करीब 3000 जीन्स प्रेजेंट है। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन के दौरान मदर के साइड से 23 यूनिक क्रोमोसोम्स आते हैं और फादर के साइड से भी सिमिलर 23 क्रोमोसोम्स आते हैं। अब जब स्पर्म और एग फर्टिलाइज होता है तो मदर्स साइड का क्रोमोसोम 1 जाकर फादर्स साइड से आने वाले क्रोमोसोम 1 के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि दोनों में सेम तरह का ही जेनेटिक डेटा मौजूद है। सिमिलरली क्रोमोसोम 2 भी एक मदर्स साइड से आता है और एक फादर्स साइड से, और साथ में पेयर बनाएगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इससे होता क्या है कि क्रोमोसोम में सिमिलर जेनेटिक डेटा कैरी करने वाले जीन्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, लिंक हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। अब मान लो कि हाइट डिसाइड करने वाले जीन्स भी एक दूसरे से लिंक हो गए। मदर साइड से जो जीन आया वो टॉल जीन है और फादर साइड से शॉर्ट। अब इसमें से अगर मदर साइड वाला टॉलनेस जीन डोमिनेंट होगा तो बच्चा टॉल पैदा होगा। तो नेचुरल सिलेक्शन हो पाने के लिए इन क्रोमोसोम्स का जोड़ियों में होना जरूरी है और इसीलिए ये जोड़ियों में पाए जाते हैं। अब ये सिलसिला सिमिलर पेयरिंग का फर्स्ट से लेकर 22nd क्रोमोसोम तक चलता रहता है। एक दूसरे के साथ ये क्रोमोसोम्स जुड़ते रहते हैं। एंड डोंट फॉरगेट, वही दो क्रोमोसोम्स आपस में जुड़कर पेयर बनाएंगे जिनका जेनेटिक डेटा सेम होता है और सेम ही सीक्वेंस में ये कोडेड होते हैं। इन्हें इसीलिए ऑटोसोम्स भी कहते हैं। अच्छा, अब आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है कि कोई भी बच्चा अपने माँ और बाप का एग्जैक्ट कार्बन कॉपी नहीं होता, बल्कि उनकी विशेषताओं का एक मिक्स प्रोडक्ट होता है। ये बिल्कुल सच है। जैसे हमने जाना, ये ऑटोसोम्स हमेशा पेयर्स में पाए जाते हैं, एक मदर साइड का और एक फादर साइड का। तो कई बार ये एक दूसरे के साथ डीएनए एक्सचेंज करते हैं, यानी कि एक क्रोमोसोम का एक छोटा हिस्सा दूसरे के साथ रिप्लेस हो जाता है। इस प्रोसेस को रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। जनरली ये हर स्पीशीज के लिए फायदेमंद ही होता है। इन नए कॉम्बिनेशंस के जरिए आने वाले जनरेशंस की डाइवर्सिटी और बाहर के एनवायरनमेंट में ढलने की क्षमता बढ़ जाती है, यानी कि उनका सर्वाइवल रेट, उनकी सर्वाइवल एबिलिटी भी बढ़ जाती है। यू नो, एज इट इज सेड इन बायोलॉजी, वेरिएशन का ही दूसरा नाम है एवोल्यूशन। डीएनए रिकॉम्बिनेशन की वजह से ही बच्चा माँ बाप की विशेषताओं का एक हाइब्रिड बन जाता है। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन किसी भी स्पीशीज के सर्वाइवल और फंक्शनल एवोल्यूशन का एक अहम हिस्सा है। लेकिन अब तक हमने सिर्फ 1 से लेकर 22nd पेयर वाले क्रोमोसोम्स, जिसे ऑटोसोम्स कहते हैं, उनकी बात की। ह्यूमंस में 23rd पेयर भी होता है और वो बाकी के ऑटोसोम्स से बिल्कुल अलग होता है। इनफैक्ट क्योंकि ये सिमिलर पेयर्स में नहीं आता है तो इन्हें ऑटोसोम्स भी नहीं कहते, इन्हें सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ये सेक्स क्रोमोसोम्स दो यूनिक कॉम्बिनेशन में आते हैं, X एंड X जो कि फीमेल बच्ची को जन्म देता है और X एंड Y जो कि मेल बच्चे को जन्म देता है। क्योंकि Y क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ मेल्स में ही मौजूद होता है, इसीलिए रिप्रोडक्शन के दौरान फादर साइड से अगर Y क्रोमोसोम पास होता है, सिर्फ और सिर्फ तभी एक मेल बच्चा ही पैदा होगा, वरना फादर साइड से X क्रोमोसोम जाने पर नेचुरली फीमेल पैदा होगी। और इसीलिए फादर की तरफ से जो क्रोमोसोम जाता है वही होने वाले बच्चे का सेक्स डिसाइड करता है। अच्छा, इस बात पे थोड़ा फोकस करना कि Y क्रोमोसोम का कोई जुड़वा नहीं होता, मतलब ये किसी के साथ भी लिंक या अटैच या जुड़कर अपने आप को रिकंबाइन, अपना सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कर सकता जैसे बाकी के दूसरे क्रोमोसोम्स कर पाते हैं। Which basically means ये as it is हमारे दादाजी से पिताजी में पास हुआ और पिताजी से हम में। और इसीलिए जेनेटिक्स या फॉरेंसिक्स में किसी भी इंसान की पैटर्नल लिनिएज यानी कि मेल एंसेस्ट्री को ट्रेस कर पाना ज्यादा आसान होता है। और बस यही है XY सेक्स डिटरमाइनिंग सिस्टम। इंटरेस्टिंग, राइट? अच्छा, बहुत लोग ऐसा सोचते होंगे कि XY सिस्टम सिर्फ ह्यूमंस में ही पाया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक्चुअली में एक बहुत ही कॉमन सेक्स क्लासिफाइंग सिस्टम है जो कि ऑलमोस्ट सारे मैमल्स और इवन कुछ दूसरे जानवरों में भी देखने को मिलता है। अच्छा, अब इसी के जैसा एक ऑपोजिट सिस्टम भी है, ZW सिस्टम, जहां पर मदर साइड से आने वाला W क्रोमोसोम बच्चे का सेक्स डिटरमाइन करता है। ये हमारे सिस्टम का बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि हम में फादर साइड से आने वाला Y क्रोमोसोम बच्चे का जेंडर डिसाइड करता है, बट यहां पर मदर साइड वाला W क्रोमोसोम डिसाइड करता है।
ये ZW सिस्टम ज्यादातर बर्ड्स और रेप्टाइल्स में देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पर मैटरनल लिनिएज फॉलो होती है। सो ऑल इन ऑल नेचर में ये दोनों भी सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं। सो अब आपके दिमाग में नेचुरली ये सवाल आएगा कि इसे जानने का क्या मतलब, ZW सिस्टम हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? वेल, क्योंकि ओवर द इयर्स W क्रोमोसोम भी एग्जैक्टली वही संकट से ऑलरेडी गुजर चुका है जिस संकट से आज हम मेल्स का Y क्रोमोसोम गुजर रहा है। W क्रोमोसोम के भी जीन्स ओवर द इयर्स समझ आई आपको कि ये जो प्रजाति जिसमें W क्रोमोसोम वाला होता है वो भी इसी चीज़ से गुजर चुका है जिससे अब इंसान गुजर रहे हैं, यानी Y क्रोमोसोम छोटा होता जा रहा है जैसे इन्होंने बताया। तो ये पहले भी कह रहा है कि ये वाला जो है W क्रोमोसोम ये भी हमारे इसी मसले से बहुत पहले जूझ चुका है। समझ आई आपको? अब हैरानी की बात है। मतलब ये वाला मसला उस चीज़ में उस प्रजाति में आ चुका है। सिग्निफिकेंटली कम होते गए हैं, जो मेरे हिसाब से नेचर में एक काफी कॉमन पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा है। Y और W क्रोमोसोम दोनों ही अपने रिप्रोड्यूसिंग चेन्स में अकेले हैं, इनका कोई भी जुड़वा नहीं है। बिना जुड़वा के ये रिकंबाइन होकर अपने DNA को अपडेट नहीं कर सकते, जिस वजह से प्रजाति में डिस्ट्रक्टिव फीचर्स पैदा होने लगते हैं। और इतिहास भरा पड़ा है ऐसे एग्जाम्पल से। एंशिएंट इजिप्ट में जो राजा हुआ करते थे जिन्हें pharaohs कहा जाता था, उन्हें एक्चुअली में ना भगवान जैसा माना जाता था, और इसीलिए इन्हें अपना ब्लड लाइन यानी कि अपना खून प्योर रखना होता था, जिस वजह से ये अपने ही खानदान में भाई बहन या उनके कजिन्स में ही शादी किया करते थे ताकि रॉयल ब्लड लाइन वाला ही बच्चा पैदा हो। इसे बेसिकली इनब्रीडिंग कहते हैं। बट यहाँ पर इनब्रीडिंग तो छोड़ो, ये इंसेस्ट के लेवल तक भी पहुंच चुके थे। 18th डायनेस्टी में, यानी कि आज से करीब 3000 साल पहले, एखेनाटन नाम के राजा ने एक समय में अपनी ही बेटी मेरिटाटन के साथ शादी कर ली थी और उसे रानी बना लिया था। इन दोनों के इनब्रीडिंग से पैदा हुए टूटांखामुन सिवियरली वीक और कई जेनेटिक बीमारियों के साथ पैदा हुए थे। हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि खुद एखेनाटन के फिजिकल फीचर्स भी नॉर्मल नहीं थे। खींचा हुआ जबड़ा, एक एक्सट्रीमली पतले शरीर के ऊपर फूला हुआ पेट और एसिमेट्रिक चेहरे जैसे कई फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज उनमें थी और उस ब्लड लाइन में भी मौजूद थी। और टूटांखामुन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिन्हें फेमसली किंग तूत भी कहा जाता था। उनका केस तो और भी ज्यादा सीवियर था। 9 साल की उम्र में ही उन्हें किंग बना दिया गया था और वो एक स्पेशल बोन डिसऑर्डर के साथ पैदा हुए थे, इसीलिए चलने तक के लिए उन्हें लकड़ी का सहारा लेना पड़ता था। इतनी नाजुक उम्र में बहुत ही ज्यादा कमजोर और बीमार रहने की वजह से उनकी 19 साल में ही मौत हो गई। और ऐसा ही सेम अंजाम 18th डायनेस्टी के मोस्ट ऑफ द pharaohs को भी देखने मिला। सिमिलर केस पुराने यूरोप की हैब्सबर्ग फैमिली के साथ भी हुआ था। वो भी एक रॉयल फैमिली थी जिन्होंने भी हर जनरेशन में इनब्रीडिंग किया, जिस वजह से पूरे खानदान में एक यूनिक जेनेटिक डिसऑर्डर वाला फीचर पैदा हो गया। उनकी पूरी फैमिली में सभी का जबड़ा टेढ़ा ही रहा। ये जेनेटिक डिसऑर्डर वाला फीचर उनके खानदान में इतना फ्रीक्वेंट था। देख रही हो कि अगर अल्लाह की बात ना मानी जाए तो किस तरीके से नुकसान हो रहा है ना? बिकॉज अल्लाह ताला ने ये जो बहन भाई का जो सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है, दिस इज हराम। तो अल्लाह की ना मान के तो ये तो होगा ही। अब जाहिर सी बात अल्लाह ताला को अंदर का पता है क्या हो रहा है, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने मना किया है। तो इंसान है बाहर बाहर देख रहे हैं, अंदर के मामला सारे मामला तो अल्लाह को पता है जिसने हमें एक तख्लीक किया है ना? बिल्कुल। तो इन्होंने तो पुराने ज़माने के लोग हैं, इनको तो इस्लाम का तो पता था नहीं, ये तो काफिर मुश्रिक किस्म के ये लोग थे। तो इन्होंने तो वो करना था जो इनकी डिज़ायर है ना, इसलिए पुराने वक्तों में अजाब भी बहुत आते थे। यस, अजाब। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन। किसे स्पेशली फिर हैब्सबर्ग जॉ ही नाम दे दिया गया। इसी के साथ ही इसी फैमिली में और भी जेनेटिक डिजीजेस जैसे कि ग्रोथ डिसऑर्डर्स, एपिलेप्सी, इम्पोर्टेंस और अन्य किस्म के मेंटल डिसऑर्डर्स भी देख, ना सिर्फ मतलब शक्ल खराब हो रही बल्कि मुख्तलिफ किस्म के डिसऑर्डर्स इस वजह से बन रहे। हाँ, ग्रोथ डिसऑर्डर्स और पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां इस चीज़ की वजह से बन रही। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हमें वही हुक्म देता है। अल्लाह ताला की जो हिकमत है वो उसको हम नहीं समझ सकते। अब तो साइंस आ गई है तो हमें समझ आ रही है अंदर की क्या बातें, लेकिन अल्लाह ताला जो कहता है, अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया उसके पीछे हिकमत होती है। ऐमी नहीं होता वो हिकमत, अल्लाह की हिकमत। अच्छा, 1400 साल पहले है ना, किसी को कुछ भी पता नहीं था, ठीक है, और अल्लाह ताला ने तभी ही बता दिया था कि ऐसा काम नहीं करना है ना।
ऐसे काम नहीं करना। अभी हमें पता चल रहा है, पहले ही अल्लाह ताला ने हमें बता दिया था। ये तो काफ़ी जो हैरानी की जो बात जो है। नबी आए थे उन्होंने मतलब शरीयतें बताई थी क्या सही है क्या गलत, लेकिन ये तो काफिर मुशरिक किस्म के लोग हैं, इनको क्या पता, ये तो बस अपनी डिजायर फॉलो कर रहे हैं। हाँ। और अब इसका नतीजा भी इनको मिल गया था। बिल्कुल। बिल्कुल शुक्र है। मतलब इनको तो फिर भी शायद अक्ल ना आई हो, लेकिन हमें तो समझना चाहिए कि ये अल्लाह की हिकमत होती है। जो भी अल्लाह ताला हमें कहता है, हुक्म देता है, उसके पीछे हिकमत होती है जो हमें नहीं पता होती। ठीक है। इवन इंडिया में पारसीज जब पहली बार आए थे तो अपने क्लोज रिलेटिव्स और कजिन्स में ही इनब्रीडिंग के कारण पारसी कम्युनिटी में भी बहुत सारे जेनेटिक और my न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पैदा होने लगे थे। तो ग्लोबली अगर देखा जाए ना तो अलग अलग टाइम स्केल्स पर कई सारे रेसेस या स्पीशीज में एबनॉर्मेलिटीज देखी गई है। इसका मेन रीजन यही रहा है कि जब भी इनब्रीडिंग या इंसेस्ट से कोई बच्चा पैदा होता है तो दोनों भी पेरेंट्स की तरफ से ऑलमोस्ट सेम ही जीन्स आते हैं। इससे ये होता है कि रिकॉम्बिनेशन के दौरान जो वीकर जीन्स हैं और जो जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं वो अपडेट ही नहीं हो पाते और वो नेक्स्ट जनरेशन में भी कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं और फिर यही जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज आगे के भी जनरेशन में पास ऑन होते चले जाते हैं और सिचुएशन बद से बदतर होती जाती है और अंत में ऐसे कॉम्प्लिकेटेड और डिस्ट्रक्टिव डीएनए कोड्स पैदा हो जाते हैं जो कि डिस्ट्रक्टिव फीचर्स पैदा करते हैं जो कि पूरी लिनिएज को ही खत्म कर सकते हैं। और यही कारण था कि इजिप्शियन फैरोस जिन्हें एक समय पर भगवान माना जाता था वो भगवान खुद ही अपनी जान भी नहीं बचा पाए और अपने राज्यों को अंत में खो बैठे। सो इतिहास से भी हमें यही सीखने को मिलता है कि जीन्स को रिकम्बाइन होकर अपने एरर्स को अपडेट करते रहना आवश्यक है और अगर ऐसा नहीं होता तो वो डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं। प्रकृति की भाषा में सिंपल फंडा है, या तो आप ग्रो कर रहे हो या फिर आप मर रहे हो। और साइंटिस्ट इसीलिए यही चिंता जता रहे हैं कि अब मेल्स का वाई क्रोमोसोम भी एग्जैक्टली ऐसे ही डिग्रेड होते जा रहा है। तो क्या हमारा अंत भी पहले बताए गए कुछ केसेस की तरह ही होगा? क्या स्पेशल होने की कीमत हम मर्दों के वाई क्रोमोसोम को मौत के तोहफे के रूप में चुकानी पड़ेगी? चलिए समझते हैं कि हम मर्दों का फ्यूचर आखिर क्या हो सकता है। क्या हमारे पास कोई सबूत है आज की तारीख में कि वाई क्रोमोसोम सच में विलुप्त भी हो रहे हैं क्या? साइंटिस्ट एग्जैक्टली किस आधार पर इतना बड़ा दावा कर रहे हैं? हमारे पास सबूत है। करीब 30 करोड़ साल पहले जब धरती पर पहली बार मैमल्स का जन्म हुआ था तब XY क्रोमोसोम पेयर में X और Y क्रोमोसोम्स दोनों ही सेम साइज के थे। लेकिन आज Y क्रोमोसोम अपने जोड़ीदार X से साइज में 3 गुना छोटा हो चुका है। तब से लेकर आज तक Y क्रोमोसोम ने ओरिजिनली 1438 जीन्स में से 1393 जीन्स खो दिए हैं, यानी कि लगभग 3 से 4% ही जीन्स आज के तारीख में वाई क्रोमोसोम में बाकी रह गए। बाकी के सारे विलुप्त हो गए। वाई क्रोमोसोम में आज सिर्फ और सिर्फ मेल रिप्रोडक्शन और मेल फर्टिलिटी से ही लिंक्ड जीन्स बचे हैं, बाकी सारे जीन्स विलुप्त। यही सेम चीज आखिर X क्रोमोसोम के साथ क्यों नहीं हुई? उनके साथ भी तो होना चाहिए था ना, क्योंकि आखिर वो भी तो सेक्स क्रोमोसोम है, फीमेल सेक्स क्रोमोसोम। तो फिर ये भेदभाव काहे को? मेजरली इसके 2 रीजंस हैं। पहला ये कि X क्रोमोसोम सिर्फ फीमेल सेक्स स्पेसिफिक क्रोमोसोम है ही नहीं, और ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है। X एक जनरल क्रोमोसोम है। इनफैक्ट ह्यूमंस में फीमेल डेवलपमेंट ये एक डिफॉल्ट सेटिंग होती है। हर कोई बच्चा, इवन मेल्स भी, सबसे पहले फीमेल्स के रूप में ही जन्म लेता है। बस सिर्फ मेल सेक्स डेवलपमेंट के लिए एक अलग से ट्रिगर ऐड हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन। ये बात मुझे पहले से पता थी, ये वाली बात जो बता रहे हैं। ऐड करता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि विमेन में XX क्रोमोसोम्स जब साथ में होते हैं तो वो आपस में रिकम्बाइन होकर अपनी जेनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ाते हैं, और इसीलिए X क्रोमोसोम एवोल्यूशन के साथ अपने आप को बेहतर करते जाता है, अपडेट होते जाता है। बट Y के केस में, जैसे हमने जाना, म्यूटेशंस की वजह से जब भी कोई जेनेटिक डिफेक्ट पैदा होता है या DNA का टुकड़ा टूट जाता है तो रिकॉम्बिनेशन की मदद से वो कभी रिपेयर ही नहीं हो पाता। इस वजह से इसमें जो भी डिफेक्ट्स पैदा होते हैं उसको Y क्रोमोसोम सिंपली डिलीट कर देता है, इरेज कर देता है, और नतीजा आज Y क्रोमोसोम में सिर्फ और सिर्फ 45 एक्टिव जीन्स ही रह गए हैं। और अब साइंटिस्टों का यह मानना है कि जिस गलती से Y क्रोमोसोम अपने जीन्स को खो रहा है वो अगले सैकड़ों सालों में पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। Y क्रोमोसोम, जो कि अकेले सिर्फ इंसानों में नहीं है, जैसे हमने जाना, वो कि दुनिया भर के मैमल्स में और साथ में कुछ इंसेक्ट्स में भी, यहाँ तक कि कुछ स्नेक्स और फिशेस में भी
ये सब भी विलुप्त हो जाएंगे। सो अगर देखा जाए तो ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि इस पृथ्वी के ऑलमोस्ट सभी जानवरों के लिए एक खतरे की घंटी है ना? बट जस्ट थिंक अबाउट इट, क्या प्रकृति इतने आसानी से लाइफ को खत्म होने दे देगी, या फिर इन्हीं जानवरों में से कुछ स्पीशीज इस मौत के मंजर को चकमा देकर बाहर निकलने का कोई रास्ता खोज निकालेगी? रिसर्चर्स ने 2 ऐसी चूहों की प्रजातियां ढूंढ निकाली है, जापान के स्पाइनी रैट्स और ईस्टर्न यूरोप के मोल वोल्स। ये स्पीशीज काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें मेल और फीमेल रैट्स दोनों बस एक ही एक्स क्रोमोसोम के साथ पैदा होते हैं। दे डू नॉट हैव अ वाई क्रोमोसोम एट ऑल। बट एक इंटरेस्टिंग एवोल्यूशन यहाँ पर यह हुआ कि इनके वाई क्रोमोसोम्स का सारा जेनेटिक डेटा दूसरे किसी क्रोमोसोम में ट्रांसफर हो गया और स्पीशीज बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ते चली गई विदाउट हैविंग अ वाई क्रोमोसोम। सो अब ये सुनकर थोड़ा सा मन हल्का हुआ, टेंशन, थकान, स्ट्रेस, बोझ जिंदगी से थोड़ा सा हल्का हो गया। वेल, ये स्टडी अपने आप में ही उम्मीद की एक बड़ी किरण जरूर है, पर कोई भी एक्सपर्ट ये दावे के साथ नहीं कह सकता है कि हम इंसानों के केस में भी यही सेम एवोल्यूशन देखने को मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पर साइंटिस्ट अलग अलग टीम्स में बढ़ जाते हैं। कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि वाई क्रोमोसोम का जो डिग्रेडेशन है वो एक पॉइंट के बाद रुक जाएगा, क्योंकि इतने सालों से जिन जीन्स को वाई ने बचा के रखा है उसे वाई अपने आप गायब या नष्ट होने नहीं देगा। एक सेक्शन साइंटिस्टों का ये भी बिलीव करता है कि इन चूहों की तरह ही इंसानों में भी सारा इंपॉर्टेंट जेनेटिक डेटा दूसरे क्रोमोसोम्स में ट्रांसफर हो जाएगा और सेक्स डिटर्मिनेशन का एक नया मैकेनिज्म ही डेवलप हो जाएगा। लेकिन एक्सपर्ट्स ने यह भी चेतावनी दी है कि ऐसा होने पर हमें नहीं पता कि ये नया मैकेनिज्म एग्जैक्टली कैसे काम करेगा। हो सकता है कि इसके चलते नई इंसानी स्पीशीज का ही जन्म हो जाए जिसमें मेल्स जैसे आज दिखते हैं उससे टोटली अलग ही दिखने लगे। क्या ऐसी सोसाइटी में मैस्कुलिनिटी का एक नया कॉन्सेप्ट ही जन्म ले लेगा? Who knows? अब anyway, इसका जो अब इसने ये नहीं कहा कि ऐसा होगा, इसने एक्चुअली बताने की कोशिश की है दैट साइंटिस्ट बिलीव करते हैं मे बी हो सकता है ऐसे कुछ, क्योंकि साइंटिस्ट कुछ कह रहे हैं ये, कुछ कह रहे हैं वो, तो लाइक दे आर नॉट श्योर, तो जस्ट गिविंग अस थ्योरीज दैट मे बी दैट हैपेंस नॉट, बट ये भी तो हो सकता है कि लुप्त ही हो जाए। लाइक ये सब कुछ ही तो एक थ्योरी ही है। हाँ, कि ऐसे कैसे हो सकता है एकदम से कोई चीज़ खत्म हो जाए, हो सकता है ये किसी और तरीके से आए। थ्योरी है लेकिन वी कैन नॉट बी श्योर। ठीक है, हमें सच में पता नहीं है। We are not sure. Scientists are just giving theories. As he said, साइंटिस्ट बटे हुए हैं मुख्तलिफ ख्यालात से इस बारे में। जैसे ब्लैक होल की थ्योरी आई थी, है ना? हाँ। ब्लैक होल किसी ने देखा तो नहीं था ना, लेकिन अब हम जाके ब्लैक होल की पिक्चर एक देख पाए हैं। ठीक है, तो ये एक थ्योरी थी लेकिन अब वो सच हो गई है। लेकिन इस तरह की कुछ थ्योरीज होती हैं जो गलत हो जाती है ना, तो थ्योरी इज थिंकिंग। यस, वेरी गुड। कम हो, लेकिन ये रीसेंट न्यूज और डिस्कवरीज जो है वो एक आई ओपनर की तरह सबके सामने आई है और इसीलिए दुनिया भर के न्यूज मीडिया आउटलेट्स में इसके चर्चे हो रहे हैं। बट बीइंग अ साइंस एंथुसियास्ट, मेरा ये काम था कि आपके सामने पूरी सच्चाई लाकर आपको रख देना और साथ में आपको इस कॉन्सेप्ट की डेप्थ और डिटेल के बारे में भी समझाना। इस वीडियो से हमें प्रकृति की एक बहुत ही फंडामेंटल सच्चाई सीखने मिलती है। इस ब्रह्मांड में या तो आप इवॉल्व हो रहे हो या तो आप मर रहे हो। ये एक सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल है, सिद्धांत है ब्रह्मांड का, और हमारी लाइफ में भी ये 100% एप्लीकेबल है। अगर हम नॉलेज, नई विशेषताएं और नए स्किल्स सीखकर खुद को बदलती परिस्थितियों के साथ अपडेट और इवॉल्व नहीं कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं मर रहे हैं। और आज आपने इस वीडियो को देखकर एग्जैक्टली यही किया, साइंस समझकर अपने नॉलेज को अपडेट किया और थोड़ा सा और ग्रो हो गए। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है? क्या साइंस समझकर नॉलेज को अपडेट किया? साइंस समझकर नॉलेज को अपडेट किया, यानी जब हमारे पास साइंस आते हैं, जब हमें समझ आती है, जब रियलिटी पता चलती है, तो हमें अपने नॉलेज को अपडेट करना चाहिए और उसके साथ चलना चाहिए। क्योंकि अगर हम जो हमारे पास साइंस आते हैं, जो हमें समझ आती है, हम उसके साथ नहीं चलेंगे तो हमारा नॉलेज अपडेट नहीं होगा। हाँ, और हम अभी रुको, मैं इसकी तफसील करती हूँ। जैसे ये कह रही है कि आपने कोई भी चीज़ सोची नहीं, आपने देखी है, ठीक है, पढ़ा है उस चीज़ को, आपने वो चीज़ पढ़ के ही बस पढ़ लिया नहीं, और जब आपको समझ आ गई कि वो सच है, हाँ जी, पता चल गया, फैक्ट के साथ, ट्रुथ के साथ, आप लोग यकीन करते हैं कि अमेरिका दुनिया में है, ठीक है, ये एक फैक्ट है, आप खुद भी जाके देख सकते हैं, गूगल पे भी दिख जाएगा, अमेरिका इज इंक्लूड इन दिस अर्थ, ठीक है,
यस तो अब ये फैक्ट हो गया ना, अब ये फैक्ट समझ लिया। अब अमेरिका के अंदर क्या है, अमेरिका क्या है, इसके बारे में जाहिर सी बात है हम नॉलेज लेंगे। बस अमेरिका है नहीं, हम लोग नॉलेज लेंगे थोड़ी बहुत, ठीक है। ये इंसान की फितरत में होता है कि वो थोड़ी बहुत नॉलेज इसके बारे में ले, ठीक है। तो ये बात क्या है। हाँ, तो लाइक दिस वीडियो लाइक इट वाज आई ओपनिंग कि कैसे क्या हुआ, सेफ्टी पिन लगी, छोड़ो ना। इस वीडियो में मतलब हमें ये समझ आई कि जिस तरह के प्रॉब्लम से राइट नाउ ह्यूमंस फेस कर रहे हैं या आगे आगे और ज़्यादा करेंगे, इसी तरह की प्रॉब्लम एक और प्रजाति, जैसे कि इन्होंने एक किस्म के माउस की एग्जांपल दी चूहे की, उसमें आ चुकी है। और फिर उसमें दूसरी तरह से फिर सेक्स डिटर्मिनेशन होना लग गया। लेकिन फिर उन्होंने ये कहा है कि हो सकता है वैसा हो, लेकिन साथ में उन्होंने थ्योरीज पेश की हैं कि साइंटिस्ट ने ये भी कहते हैं, वो भी कहते हैं, ये भी कहते हैं, बट नो बडी इज़ श्योर, नो वन इज़ श्योर, दे आर जस्ट गेसिंग, राइट। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और मुझे ऐसा लग रहा है मैंने ना कोई कभी हदीस इस बारे में सुनी थी, क्योंकि हदीस का मतलब होता है जो सेइंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अल्लाह के जो नबी थे, उन्होंने जो बोला हुआ है उसको जो लोगों ने सेव कर लिया है वो। तो उसमें मैंने ना कुछ ऐसा देखा था, मुझे ज़रा चैट जीपीटी ला के देना मोबाइल पे। किसको? चैट जीपीटी लाइक चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं ना, लाइक एवरी इन्फॉर्मेशन चैट जीपीटी के पास है। अब तो मैं गूगल तो यूज़ ही नहीं करना चाहती, क्योंकि गूगल पे पढ़ना पड़ता लंबे लंबे, फिर जाके उसमें बीच में कुछ समझ आती है। चैट जीपीटी इज़ न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू ऐप आई है सबको पता है इस बारे में, बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं चैट जीपीटी प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये टू द पॉइंट आंसर देता है। तो मैं चैट जीपीटी से कुछ पूछना चाहूँगी, आप लोग भी सुनिए। ओके, इज़ देयर एनी hadith of Prophet Muhammad about men that are dying, men will become less or something like that, and if there is, then prove it. Then tell me in short that is it from Prophet Muhammad or is it made up, in short. But first tell me the hadith, is there anything like that? तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने शायद कहीं इस तरह की कुछ सुनी थी इंग्लिश में कहीं, बट इससे पूछना चाहिए, एक बार श्योर हो जाते हैं। हाँ, तो ये इतना छोटा लिखा है, मेरी तो आंखें पढ़ भी नहीं सकेंगी। हम एक काम करते हैं, इसको रीड अलाउड करा के व्यूवर्स को भी सुना देते हैं। ठीक है। ये देखिए हम लोगों ने चैट जीपीटी खोला हुआ है, दिखा देते हैं एक बार। ये चैट जीपीटी ने हमें आंसर दिया है, इसको रीड अलाउड कर देते हैं, ठीक है। रीड अलाउड। Yes. There is a hadith that mentions men becoming fewer in number compared to women in the future. The Prophet Muhammad, peace be upon him, is reported to have said, "The hour will not be established until the number of women increases and the number of men decreases, such that 50 women will be looked after by one man." Sahih al-Bukhari, Hadith 5231, Sahih Muslim, Hadith 2671. This hadith is authentic and is found in both Sahih al-Bukhari and Sahih Muslim, the most reliable collections of hadith. वाओ। तो इन्होंने एक हदीस बताई है हमें कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि सही बुखारी की हदीस है, और सही बुखारी ज़्यादातर सही ही होती है। सही, इसने कहा सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद है। बिल्कुल, दो में मौजूद हो तो इसका मतलब ये तो है ही सही ही है, पक्की सही नबी करीम ही ने बताई है। तो इस हदीस में दोस्तों ये बताया गया है कि जो आवर है, जो क़यामत का दिन है, क़यामत का दिन तब तक इस्टेब्लिश नहीं होगा जब तक, क्या लिखा है, जब तक जो मेन है उनकी तादाद कम ना हो जाए और वुमेन की तादाद ज़्यादा ना हो जाए, इतनी ज़्यादा कि एक मेन के लिए 50 औरतें, यानी तभी बराबर हो सकेगा मेन एंड वुमेन एक साथ रह सकेंगे, यानी कि एक आदमी 50 औरतों की देखभाल करेगा। तो इन्होंने यहाँ पे ये बताया है। ओ माय गॉड यार, ये कैसे हो सकता है? देखो यहाँ पे अब इतनी रिसर्च करने के बाद हमें मालूम हो रहा है इस सेंचुरी में, इस दौर में 2025। अब मुझे बताओ 1400 साल पहले ये अंदर के क्रोमोसोम के बारे में नबी करीम को कैसे पता चल गया यार? अब आप ये सोचने की बात है, इतने सालों पहले नबी करीम को कैसे पता चल गया? ओह माय गॉड यार, इससे तो पता चलता है कि नबी करीम तो एक नॉर्मल से बंदे जो कि बिल्कुल
पढ़ा लिखे भी नहीं थे, जी, मतलब बिल्कुल। उनको इल्म था, लेकिन वो वो एक हद तक उन्होंने होता है ना, उन्हें मतलब उस वक़्त का ये इल्म तो था भी नहीं। तो उनको कैसे पता चला यार? उस वक़्त के ज़माने में तो लोग तो मतलब सुपरस्टिशंस वाले लोग होते थे वो लोग, तो नबी करीम को किसने बताया यार ये? और उस वक़्त ये क्रोमोसोम्स के बारे में उस वक़्त किसने रिसर्च कर ली? क्रोमोसोम्स के बारे में किसको कैसे पता चल गया? और हदीस पे यकीन हमें करना पड़ रहा है, क्योंकि ये बाकी सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है, यकीन करना पड़ेगा हमें। अगर इस सही बुखारी सही मुस्लिम की होती भी ना, तो ये जो लिखा हुआ है और हमें पता चले कि उस ज़माने का है, तो ये हम सोचने में पड़ जाए, भाई ये क्या हो गया यार? ये हो क्या रहा है यहाँ पे? ओ माय गॉड! सुभान अल्लाह, पाक है मेरा रब अपनी तारीफ के साथ। सुभान अल्लाह। ये किसने बताया है नबी करीम को यार? मुझे बताओ। ये कौन जिसको है? सब पता है, जिसको पूरी ये दुनिया कौन है? जिसको पूरी कायनात का पता है, अल्लाह ने बताया है नबी करीम को। अल्लाह ने। तो यार ये तो इस्लाम इतना ज़्यादा क्लियर है यार। क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर। मेरी बात सुनो। मैं नेट पे हर वक्त देखती रहती हूँ, कोई ये मिरेकल बता रहे हैं कुरान का, कोई वो मिरेकल बता रहे हैं, कोई ये मिरेकल बता रहे हैं। कुरान के इतने मिरेकल्स आ गए हैं, हदीस में भी यार ऐसी चीज़ जो कि अब पता चल रही है, वो 1400 साल पहले किसी ने बता दी। इस्लाम इज़ द ट्रूथ। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर। इतना क्लियर है कि यार अगर लोग नहीं मान रहे तो भाई ये डिजर्व करते हैं जहन्नुम में जाना। हाँ, क्योंकि इनको सब कुछ देख के भी यकीन ही नहीं आता यार। या तो वो चीज देखते हुए ना अपने दिमाग को खाली करके देखते हैं, इग्नोरेंस के साथ देखते Ignorance, हैं, या फिर- क्योंकि जो लोग डिसबिलीवर्स होते हैं और जो इग्नोरेंस होते हैं और वो ढिठाई पे अट जाते हैं ना, तो अल्लाह ताला ना उनका जो दिल है, मैंने कुरान सूरह यूनुस में भी ये बात है और अल बकरा में जो मैंने बिल्कुल पढ़ा सच बात आप कि अल्लाह ताला जो है ना उनके दिलों को सील कर देता है। सील, यस। फिर वो कुछ भी देख लें ना, कुछ भी देख लें, कभी मानेंगे ही नहीं। और एक ऐसी आयत है, उसका मफहूम मैं बता रही हूँ कि अल्लाह ताला अपनी चीज़ों से जाहिर भी है लेकिन छुपा भी हुआ है। हाँ, अल्लाह ताला जाहिर भी सुभान है, अल्लाह। छुपा भी है जी। वाह। तो अब मुझे बताओ यार, ये जो वो होते हैं नॉन मुस्लिम्स होते हैं, वो कहते हैं कि ये झूठ है बिल्कुल, जब आएगा तो देख लेंगे। कुरान में लिखा है कि ऐसे लोगों के लिए हाँ जहन्नुम है, दर्दनाक अजाब है। और कुरान में भी यही लिखा है कि वो लोग ये ही बोलते हैं कि जब आएगा तो देख लेंगे, हम कैसे ईमान ले आए, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह ताला उस वक्त उन लोगों से कहेगा कि मैंने तुम लोगों को लॉजिक दी थी। क्या दी थी? लॉजिक दी थी, तुमने उसका इस्तेमाल नहीं किया, तुम्हारी गलती है, अब तो तुम्हें जहन्नुम जाना पड़ेगा। और वो हमेशा हमेशा फॉर इटर्निटी, फॉर एवर उस जहन्नुम में रहेंगे। और वो जहन्नुम में तब तक रहेंगे जब तक जो सुई है ना, सुई के ऊपर का जो हल्का सा सिरा नहीं है, जिसमें से धागा गुजारते हैं, हाँ, उसके अंदर से ना एक ऊंट ना गुजर जाए, यानी कभी भी नहीं, ठीक है। ठीक है। सो लाइक अगर आप लोग मुस्लिम्स नहीं हैं, ओके, आपने अगर रिसर्च नहीं की, देखें इसकी मिसाल ऐसे है कि एक SHO पुलिस का SHO है और वो आपको बुलाता है और आप कहते हैं भाई मुझे क्या पता असल में SHO है या नहीं, मुझे बुला भी रहा है या नहीं, तो फिर SHO आके आपको डांट तो लगाएगा। उसी की मिसाल ऐसी है कि अल्लाह ताला ने सब कुछ बता दिया, सब कुछ दिखा दिया, तो आप फिर भी अल्लाह ताला के पास नहीं आए, आपके पास लॉजिक आ गई, फिर भी आप ऐसे करेंगे तो फिर तो आपका उस बंदे का, देखिए मैं आपको, अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो आई एम रिकमेंडिंग यू टू रिसर्च। अपने वालिदैन पे नहीं जाना। अभी देखो हिंदुओं के जो हैं औलाद हिंदू, मुसलमानों की मुसलमान, क्रिश्चियंस की क्रिश्चियंस, तो ये औलादों वाला काम नहीं है कि माँ बाप है तो हमने खुद रिसर्च करनी है। बिल्कुल, हमारे पास दिमाग इसलिए तो दिया ना अल्लाह ताला ने, बिल्कुल, राइट। yes. तो ये जो चैट GPT ने आपको दिखा दी, समझा दी, इसकी मिसाल में एक और इतने चीज़ से- मिरेकल्स हैं, मैं तो शुरू हों तो ख़त्म ही ना हो। हाँ, ये सुभान अल्लाह। अब तो हदीस में भी एक मिरेकल मुझे दिखा है। दुनिया में मुसलमान भी हैं, सुभान काफिरों अल्लाह। के लिए, मुशरिकीन के लिए मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि एक मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। एक सीढ़ी रख दी है, वहाँ काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने कोई भी जानवर रख लिया, कोई भी आप जानवर, फॉर एग्जांपल बंदर हमने रख लिए, ठीक है, मंकीज रख लिए, ठीक है। और वो सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं, ठीक है, ऊपर से मैंने पानी डाल दिया, ठीक है, वो सीढ़ी से वापस नीचे गिर गए। उसके बाद कोई और बंदर चढ़ रहा है तो बाकी उसको रोक रहे, ऊपर पानी है, ना जाओ, ऊपर पानी गिरा देंगे, ना जाओ, ठीक है। और उन बंदरों को निकाल दिया जिनके ऊपर पानी पड़ा था, ठीक है, उन सबको निकाल दिया। और आहिस्ता आहिस्ता दूसरे आते रहे। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता दूसरे आते रहे। अब वो दूसरे चढ़ रहे हैं, अब किसी को नहीं पता, वो तो नए हैं, उनको क्या पता कि पानी आएगा कि नहीं, लेकिन उन्होंने यही सीखा कि जब कोई ऊपर चढ़े तो नीचे उतार दो,
उन्होंने तो यही सीखा है ना, अब वो उनको नीचे उतार हाँ, दिया इसका मतलब है कि देखा देखी नहीं करनी, हम्म। अपनी अकल इस्तेमाल करनी है, अपनी लॉजिक से रिसर्च करनी है, क्योंकि एक दफ़ा बंदा मर जाए उसके बाद अल्लाह ताला विल नॉट बी मर्सीफुल टू दोज जिन्होंने अपने आप पर जुल्म किया। जुल्म से मुराद, अपने आप पे जुल्म से मुराद अपनी अकल के बावजूद अल्लाह के अहकामात, अल्लाह की किताबों को, अल्लाह के रसूलों को नहीं समझा। दैट इज़ ये दुनिया एक आजमाइश है, और इस आजमाइश का मुकाबला हम लोगों ने सुभान इस तरीके से करना है कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो बातें की उनको हम माने। कैसे माने, हम कैसे यकीन कर ले वो है या नहीं? रिसर्च। भाई ये यकीन इससे करो, ज्यादा और क्या दिखाएं? इससे ज़्यादा क्या दिखाए, क्या चाहिए? अब ये अब अल्लाह बहुत से ताला लोग आगे- होंगे ना, जैसे कुरान में लिखा है कि वो कहेंगे हमें अल्लाह दिखाओ, हाँ जी, और वो कहते हैं अल्लाह ताला क्यों दिखाएं, ये तो आजमाइश है तुम्हारे लिए। लेकिन अल्लाह ताला छुपा भी हुआ है, लेकिन अपनी इतनी ज़्यादा परफेक्शन, दुनिया में इतनी परफेक्शन से जाहिर भी है। आप एग्जाम्स में पेपर दे रहे हैं, आपको हम कॉपी बुक क्यों दिखाएं? ये तो एग्जाम हो रहा है जी, किस खुशी में दिखाएं आपको बुक और कॉपी? बिल्कुल। हाँ, ये तो पेपर हो रहा है, तो पेपर में हो रहा है ना, तो अब पेपर की आपने तैयारी करनी है, तैयारी करके आएंगे तो पेपर और तैयारी किससे करनी है? अपने दिमाग से, अकल दिमाग से, से, अकल से। सुभान अल्लाह। दिस इज आवर इम्तिहान एग्जामिनेशन हॉल। ये मुसाफिर खाना है, मुसाफिर आते हैं, लोग आते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, ठीक है? तो आप देखिएगा, आप लोगों के नाना हैं, दादा हैं, खाला हैं, चाचू हैं, दादी हैं, वो सारे अब दुनिया से जा रहे हैं। हर रोज़ मस्जिद में ऐलान हो रहा है ये बंदा फोत हो गया, वो बंदा फोत हो गया। हम बोलते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हर कोई जा रहा है, एक दिन आपने भी जाना है, आपने भी जाना है, हमने भी जाना है। अब इस जाने की तैयारी हमें करनी पड़ेगी, 5 वक्त नमाज पढ़नी पड़ेगी। और अगर आप जो हमारे व्यूवर्स हैं मुसलमान हैं, तो मुसलमान होने का ये मतलब नहीं कि आप बस आपको जन्नत जी लिख के दे दिए कि आपने जन्नत में जाना है। नहीं, मुसलमानों के साथ, मुसलमान होने के साथ साथ अमल ज़रूरी है। जी, अल्लाह ताला जो है वो जानता है कि दिल में क्या चल रहा है। कुछ लोग होते हैं जी हम तो बूढ़े होने के बाद नमाज पढ़ेंगे। जी, बूढ़े होने हाँ, के बाद आपको क्या पता भाई, आपकी कल ही मौत आ जाए, फिर क्या होगा आपके साथ? आप फरिश्ते को कहेंगे मैं तो बूढ़े होने के बाद नमाज नमाज का पढ़नी थी। इंतजार कर रहा था यार, मैं तो बड़ा नमाजी था, होने वाला था। ये नहीं, बस होने वाला, बस ये होने वाला था। अल्लाह ताला तो इन एक्सक्यूजेस को बिल्कुल साइड पे रखेगा, और क्या नाम है, सिन की सजा तो देगा, बिल्कुल देगा। अस्तगफिरुल्लाह। और जहन्नुम का, चोर को पुलिस ने पकड़ा है। चोर कह रहा है मैं बस आज ही चोरी कर रहा था, कल तक तो मैंने बिल्कुल चोरी नहीं करनी थी। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्सक्यूज। वाओ, हाँ, यही एक्सक्यूज है बिल्कुल, ठीक है? तो आप लोग समझा करें। तो हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा पहले ही लंबी हो गई है। मुसलमान हैं अगर आप मुसलमान हैं तब भी रिसर्च करें, क्योंकि इस्लाम में ब्लाइंड फेथ अपने वालिदैन को देख के बस जो करें करो नहीं, खुद रिसर्च करो। अपने वालिदैन का एहतराम ज़रूर करो, लेकिन अपने वालिदैन की बात की रिसर्च ज़रूर करो कि वो सच है या नहीं। अगर सच नहीं है ना, तो उनके मुंह पे ताना ना दो उन्हें, आप खुद रिसर्च करो, इनको एहतराम से बताओ। जी बिल्कुल। तो इससे आप लोगों को समझ आ गई कि आप लोगों ने किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, रिसर्च के साथ, लॉजिक के साथ, अकल के साथ। तो यही थी हमारी वीडियो। और कुछ और बताना चाहती हूँ? बता दो। नहीं, बस काफ़ी लंबी हो गई। काफ़ी लंबी हो गई है। सो रिसर्च, जैसे इन्होंने भी बताया कि जब आपके पास साइंस आते हैं तो आपने अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करना होता है, समझकर, फैक्ट्स के साथ समझकर अपने आप को मुख्तलिफ बेटर बनाना होता है। उसी तरह जब आपके पास साइंस आते हैं, आपके पास नॉलेज आता है, तो उसको अंडरस्टैंड करके अपने आप को चेंज करना होता है। तो यही थी हमारी वीडियो। आई होप, वी बोथ होप कि आपको अच्छी लगी होगी। आप लोगों को दर्स मिला होगा, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है आप लोगों को ज़रूर दर्स मिला होगा। ठीक है, बिल्कुल। और अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब तो करना लाजमी है, वरना हम वीडियोस नहीं बनाएंगे। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, नहीं पसंद आई तो नहीं किसको पसंद आएगी, क्या कह रही हो? ये जो लॉजिक वाली बात है सिर्फ अक्लमंद लोगों को पसंद आती है, और अक्लमंद लोग ही लाइक करेंगे ज़रूर। जो अक्लमंद होंगे ना वही लाइक करेंगे, डिसलाइक वो करेंगे ना जिनको बस नींद आई हुई और बस अखरोट तोड़ के खाना है और ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं। 5-6 लोग बुला रहे हैं, बस दरअसल मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स यहाँ पे जो मुझे देख रहे होंगे वो अक्ल वाले होंगे, और हमारी बातें उनको असल में समझ आई होंगी इंशाल्लाह। लेकिन जो फिर भी जो ढीठ किस्म के होंगे वो जाके गालियाँ वगैरह लिखेंगे। मैंने बहुत सी वीडियोज़ में देखा है, इतना फैक्ट्स, इतनी चीज़ें समझा के भाई ये है सच,
फिर भी नीचे जाके गालियां लिखेंगे। बिकॉज अल्लाह ताला ने क्या बात की है, दिल को सील जब कर दिया ना, गूंगे बहरे अंधे हैं, वो समझ ही नहीं सकते। समझने की कोशिश भी करें वो तभी समझ पाएंगे, जब तक वो कोशिश नहीं करेंगे। तो ये अल्लाह ताला ने उन लोगों के दिलों को सील लगा दिया। लेकिन आई होप मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं अक्ल वाले हैं, अक्ल अल्लाह ताला ने उनको दी है और वो ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। और देखिए, अगर हम आपके लिए छोटे हैं या बड़े जैसे भी हैं, अगर मतलब आप अगर कोई बड़ी उम्र के हैं, लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर छोटे भी आपको कुछ समझा रहे हैं तो उसको भी समझना चाहिए, हम क्योंकि बड़ों की भी इज्जत करते हैं, छोटों की भी इज्जत करते हैं। छोटे भी अगर आपको कुछ समझाएं तो तब भी समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई हम छोटों की जो भी बोलते रहे हम उनकी वो नहीं करेंगे, कोई सुनेंगे नहीं, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो प्रूफ के साथ कर रहे हैं। साइंस देखी, साइंस पे लोग बड़ा भरोसा करते हैं, हदीस पे भी करनी पड़ेगी। अब करनी पड़ेगी, करनी तो पड़ेगी, क्योंकि नरेशंस का आपको पता है। आप हदीस का पहले समझे, हदीस क्या होती है, हदीस की हदीस? नरेशंस कैसे होती हैं, अपनी रिसर्च कीजिए। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज थम्स अप, या सब्सक्राइब, और इख्तिताम हम करेंगे अस्सलामु अलैकुम। एक साथ अस्सलामु अलैकुम, या फिर ऐसे अस्सलामु अलैकुम। चलो, ओके, स्टॉप करो।